एक बार फिर मैं सुचित्रा गुप्ता आप समक्ष के हाजिर हूं और देखिए बिहार की राजनीति का जो मैदान है, जहां एक तरफ एनडीए है जो दमदार गठबंधन कर रही है, यानी कि विपक्ष को टक्कर दे रही है क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां उनके साथ हैं। वहीं सीट बंटवारे को लेकर जंग ने सहयोगियों के बीच में लगभग दरार डाली हुई है, लेकिन चुनाव की तारीखें तो दिन पर दिन नजदीक आ रही है। चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है, पर दोनों गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। बिहार चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश की पार्टी के बीच सीटों को लेकर खींचतान और तेज हो गई है। दरअसल चिराग पासवान की एलजेपी उन 9 विवादित सीटों पर दांव ठोक रही है जहां पर 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की थी। अब जाहिर सी बात है, जहां पर जेडीयू की पैठ है वो अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहती। अब संभव यह भी है कि आज सीटों की हिस्सेदारी की घोषणा भी कर दी जाए, लेकिन विवाद की जड़ महज सीट की संख्या नहीं है, बल्कि उन खास सीटों पर भी है जिन पर पिछली बार जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। वहीं आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो या फिर मुकेश साहनी की वीआईपी और झामुमो, तेजस्वी यादव सीएम फेस बनना चाहते हैं, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। आखिर ये कब सुलझेगा और इन दोनों के बीच यानी कि कांग्रेस हो या फिर एनडीए, इनकी मांगे क्या क्या है, इनके जो घटक दल है उनकी मांगे क्या क्या है, एक रिपोर्ट से समझिए। और सरकार में भागीदारी हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में पार्टियों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की HAM यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की RLM, सबकी नजरें ज्यादा सीटों पर टिकी हुई है। चिराग पासवान 40 से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने शुरुआत में ही 20 का ऑफर दिया था, जो अब तक 22 ही पहुंचा है। जीतन राम मांझी तो कविता सुना रहे हैं, दिनकर की रश्मि रथी का सहारा लेकर 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, वरना न्याय दो या गठबंधन छोड़ो का अल्टीमेटम। वहीं अगर सीट बंटवारे को देखें तो जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 22 से 26, HAM यानी कि जीतन राम मांझी को 6 से 8 और RLM यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 7 सीटें मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। 10 अक्टूबर को चिराग ने कहा था, सकारात्मक बातचीत हुई है, जल्द ऐलान होगा। एनडीए का ज्वाइंट लिस्ट 13 अक्टूबर तक आ सकता है, लेकिन अगर ये खींचतान नहीं रुकी तो वोट स्लिप कर सकता है। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। अब महागठबंधन की कहानी, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और मुकेश साहनी की वीआईपी और झामुमो, तेजस्वी यादव सीएम फेस है, लेकिन सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस 70 से 78 सीटें मांग रही है, आरजेडी ने 52 से 55 सीटों का ऑफर दिया है। वाम दल 19 सीटों के प्रपोजल को अपमानजनक बता रही है। 2020 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार और ज्यादा सीटें चाहते हैं। लालू प्रसाद ने कल आरजेडी की मीटिंग बुलाई थी। तेजस्वी यादव पहले ही बोर्ड मीटिंग कर चुके हैं। मुकेश साहनी डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। उधर लेफ्ट पार्टियां नाराज होकर छोटे सहयोगी 92 की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अपडेट ये है कि महागठबंधन लगभग तैयार है और जल्द ही घोषणा कर सकती है। बिहार चुनाव 2 चरणों में होने वाला है, 6 और 11 नवंबर को। रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इधर प्रशांत किशोर की जनसुराज 243 सीटों पर लड़ने की धमकी दे रही है। वोटर लिस्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वोटर लिस्ट में 47 लाख नाम कट चुके हैं। विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रही है। वहीं ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो ओपिनियन पोल में एनडीए आगे दिख रहा है, लेकिन ये सीट बंटवारा गठबंधनों की परीक्षा लेगा या फिर क्या होगा अंतिम फैसला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
तो देखा आपने कि किस तरीके से एक तो चुनाव की तारीखें दिन पर दिन नजदीक आ रही हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होना है, नामांकन शुरू हो गया है और सीट बंटवारे को लेकर या फिर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर इस वक्त जनसुराज सबसे आगे चल रही है। प्रशांत किशोर ने 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब धीरे धीरे उनका नामांकन होगा और जनसुराज ने जातिगत, क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा जगह है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर हम बात करें तो जाति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए जातियों को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी में यादवों को भी सीट दिया है और अपनी पार्टी में हर जाति को लगभग उन्होंने अपने लिस्ट में उनको उतारा है। तो अब देखिए प्रशांत किशोर जो कि दूसरों के लिए कभी रणनीति बनाया करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी शानदार रणनीति बनाई है। मतलब कांटे की टक्कर तो चुनाव में होने ही वाली है, लेकिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति इस वक्त कैसे करवट ले रही है कि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। महज 20 से 22 दिन का वो समय बाकी है जब आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। नीलकमल, देखिए, जहां तक बात है एनडीए की, अगर बात करूं सबसे पहले तो एनडीए का जो सीट का बंटवारा है वो आज शाम तक हो जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, जो बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही साथ जो बाकी नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो कल रात ही चले गए थे। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज 2 बैठक होनी है। एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के, कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, कितने सीट पे कौन लड़ेगा, उसको लेके एक बैठक होनी है। एक बैठक जो है वो जेपी नड्डा के आवास पर होनी है बीजेपी नेताओं की, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद वो केंद्रीय चुनाव समिति फिर उसके बाद एक बैठक करेगी, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम पे ठप्पा लगा। तो एनडीए जो है वो आज देर शाम तक एनडीए के जो घटक दल हैं कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और किन किन स्थानों पे चुनाव लड़ेंगे, यानी सीट शेयरिंग जो है किस प्रकार से की गई है, इसका खुलासा दिल्ली से आज हो जाएगा। देर शाम तक ये हो जाएगा, क्योंकि अब आज 11 तारीख हो गए हैं, 17 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का, नामांकन प्रक्रिया को पूरे करने का। तो इसके पहले जो है वो सारी प्रक्रिया जो है आज देर शाम तक निपटा दी जाएगी। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, उन घटक दल, और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम की जहां तक बात है तो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज से जेपी नड्डा के यहाँ बात होगी। कल देर शाम 2-3 घंटे की एक बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा। उसके बाद 13 तारीख को फाइनल किया जाए। बिल्कुल नीलकमल, ये भी देखना होगा कि एनडीए तो आज घोषणा कर देगी, लेकिन इंडी गठबंधन को लेकर क्या चीजें सामने आ रही है। कांग्रेस चाहती है कि उनको ज्यादा सीटें मिले, लेकिन आरजेडी ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है, दांवपेच कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या गठबंधन चुनाव में उतरने से पहले ही बिखर जाएगा? नहीं, देखिए, महागठबंधन की जहां तक बात है तो महागठबंधन में जो सीट शेयर का मामला था या उम्मीदवारों के नाम का मामला था, वो संसदीय बोर्ड की बैठक जो आरजेडी की कल हुई थी तो लालू यादव को जो है वो अधिकृत कर दिया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है आरजेडी को कि 12 तारीख तक सीट शेयरिंग का और जो सीटें हैं उसका जो है वो निदान निकाल लिया जाए, नहीं तो फिर आगे कांग्रेस जो है कोई अलग स्टेप उठा सकती है। ये अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से आरजेडी को दिया गया है। तो 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, कांग्रेस की तरफ से दी गई है। जो आरजेडी जो महागठबंधन के बड़े दल हैं उसको दी गई है। तो कल तक वहां पटाक्षेप हो जाएगा कि कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ सकता है, कितने सीट कांग्रेस को दिए गए हैं और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। ऐसे जो मीडिया में जो खबर आ रही है, जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा है, आरजेडी के की ओर से भी जो सूत्र हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि आरजेडी जो है वो 125 से 135 के बीच में सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जहां तक कांग्रेस है उन्हें 50 से 55 के बीच में सीट दी जाएगी। और जहां तक सीपीआईएमएल की बात है, जिन्होंने 30 सीट की मांग की थी, उन्हें 16 से 20 की संख्या में सीटें दी जा सकती है। बाकी घटक दलों को उसी अनुपात में दिया जाएगा। रही बात
वीआईपी पार्टी की, मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी जो डिमांड कर रहे थे 40 सीटों की, तो उनको भी 20 से 25 के बीच में सिमटा दिया जाएगा। और डिप्टी सीएम की बात है, कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी कर रहे थे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो हो सकता है कि आज जो है डिप्टी सीएम की बात पर सहमति बन जाए। आरजेडी के अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद यादव, वो हो सकता है कि इस पर सहमति दे दें कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए, ताकि वो कम सीटों पर राजी हो सके। राजी हो, जाहिर सी बात है कंपनसेशन तो आपको देना होगा। अगर आप सीट कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें मैनेज करनी होगी। हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख कर लेते हैं। और आंचल, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि लगातार सीट बंटवारे को लेकर अभी मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि शाम तक घोषणा हो जाए, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं समझना चाह रही हूँ आपसे कि सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। उधर राहुल गांधी खुले मंच से तेजस्वी यादव को सीएम घोषित नहीं करना चाहते अपने महागठबंधन का, इधर तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बनाना चाहते हैं। क्या टकराव का यही एक कारण है, या फिर सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की मूड में है? बिल्कुल, देखिए सबको जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लालसा भी होती है, और सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है उनको दी जाए। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि यूपी में भी कांग्रेस ने कई ऐसी सीटें जो है मांगी थी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के समय में, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए वो सीट निकालना बेहद आसान था। जिसमें अगर बात करें तो देखिए चाहे अमरोहा की सीट की हम बात करें तो उसको भी कांग्रेस ने लिया था, और नतीजन बीजेपी के खाते में वो सीट चली गई थी। और ऐसे ही देखिए मध्य प्रदेश में भी सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में दांवपेच देखने के लिए मिला था। अंततः समाजवादी पार्टी को कोई सीट जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई थी, जबकि वो गठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में थे। और वही दांवपेच जो है यहाँ पर खींचातानी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ तेजस्वी यादव जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो अपनी कह सकते हैं कि एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अलग अलग राज्यों में जहां पर देखिए कांग्रेस का वर्चस्व उतना नहीं भी है, वहां भी कांग्रेस जो है पैर पसारती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि अभी भी महागठबंधन में सीटों को लेकर लगातार जो है वो दांवपेच चल रहा है। और ऐसे में देखिए आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब कांग्रेस की बैठक हुई थी, तब भी कांग्रेस की बैठक में, और खास करके जब अन्य दलों को भी कांग्रेस ने आह्वान किया था, बुलाया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहे थे। और पप्पू यादव का भी एक बयान आया था कि कोई भी सीएम हो सकता है। तो यानी कि जो आरजेडी के समर्थक है वो तेजस्वी यादव को जो है अपना सीएम मानते हैं, अपना चेहरा मानते हैं। लेकिन इन्हीं के अलायंस में जो अन्य दल है वो कहीं ना कहीं इस लालसा में है कि या तो उनकी सहमति से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए, तेजस्वी यादव ही क्यों मुख्यमंत्री बने, कोई और भी तो चेहरा हो सकता है। इस तरह के जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव अब सर पर है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर तमाम पार्टियां आपस में अभी लड़ी भिड़ी नजर आ रही है। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करेगी? आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ पूरे बिहार की संवेदनशीलता है और जनता सेवा के भाव के साथ लोगों के लिए सोच समझकर निर्णय लिया जाएगा। हमारे गठबंधन के सभी नेता अनुभवी है और हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुशासन के लिए समझौता आगे चलकर किस तरीके से पार्टी में ये बनेगी ये देखने की बात होगी। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा आपको पहले एक बार सुनाते फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी गठबंधन के सभी नेतृत्व अनुभवी और परिपक्व हैं। हमने तो सब दिन कहा है कि हम लोगों ने भी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया है, हम सुशासन के लिए समझौता किए हैं, बिहार को अराजकता से बचाने के लिए समझौता किए हैं, और बिहार को अराजकता से बचाने के लिए सुशासन के लिए हर तरह के बलिदान देने को तैयार है। सीएम बिहार के विजय सिन्हा जो कह रहे हैं कि हम हर तरीके का बलिदान देने को तैयार है, यानी कि साफ तौर पर एक इशारा है कि अगर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सीटों को कम कर देंगे या फिर मैनेज करने के लिए हम बलिदान भी करेंगे। नीलकमल, क्या माना जाए इनके इस बयान को? क्या ये समझा जाए कि बलिदान के लिए बीजेपी इस वक्त तैयार है और अपने सहयोगी पार्टी को निराश नहीं करेगी और अपनी सीटों को कम करने का काम करेगी? नहीं, देखिए बीजेपी और जेडीयू अपनी सीटों को तो कम नहीं करेगी, ये तो तय बात है। अब बात यह है कि पहले 20 सीटों पर जो फार्मूला तय किया गया था कि जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उन्हें 20 सीट दे दी जाए, शेष जो 20 सीटें बचती हैं 10 सीट जो है वो जीतन राम मांझी को, 10 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को वो दे दी जाए।
लेकिन अब जिस प्रकार से चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की, तो और जैसे अपने पिता का नाम लेके, रामविलास पासवान का नाम लेकर के जिस प्रकार से शेरो शायरी की, तो ऐसे में अब ये अंतिम वक्त में कोई ये नहीं चाहता था एनडीए के घटक दल की कुछ बहुत ज्यादा मामला बढ़े, तो ऐसे में कुछ सेक्रीफाइस किए गए हैं। सीट शेयरिंग का मामला मैं पहले से कह रहा हूं कि 5 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग जो एमएलए हैं उसमें से 5 सीटें जो है वो मांगी जा रही थी चिराग पासवान की तरफ से। तो हो सकता है कि बीजेपी एक सीट पे सेक्रीफाइस कर जाए, एक सीट उनको दे दे, लेकिन जेडीयू एक सीट भी चिराग पासवान को अपने सिटिंग एमएलए की नहीं देगी। कमल और आंचल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और जानकारी जो आ रही है बिहार से, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी इस पर बयान दिया और कहा कि सीट शेयरिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। क्या कीजिएगा, बहुत लोग इसी तरह अटकल लगाते रहते हैं, लेकिन मैंने जब एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन 243 विधानसभा में चल रहा था तो मैंने कहा था कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और आगामी चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तो देखिए, बीजेपी के साथ एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है कि लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम फैसला होगा। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और हम लोग जितने भी पार्टी के सभी सांसद और पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया था। जो भी उनका फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब क्योंकि चुनाव है, ऐसी बैठकें पार्टियों में होती रहती हैं, उसी में हम लोग अभी जा रहे हैं। जैसे ही कुछ होगा आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। नहीं, वो हो जाएगा ना, नॉमिनेशन में अभी बहुत टाइम है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन अभी है, हम लोग के पास 1 हफ्ता टाइम है और सब अच्छे से पहले ही अच्छे से समन्वय तरीके से हो जाए, यही हम लोग का टारगेट है। और जब आपको जल्दी, अब 1-2 दिन का बात है, जल्दी सूचित कर दीजिए। तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल, अब आपके पास आऊंगी क्योंकि आप भी सुन रहे थे इस बीच दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, शांभवी मिन्ने ने क्या कहा। लेकिन अगर सारी कुछ चीजें ठीक है तो फिर आखिर इतना समय सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर क्यों लग रहा है? और अगर सीट शेयरिंग में इतना समय लग रहा है तो फिर वो जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे पहले चरण के लिए, उनको घोषित करने में कितना समय लगाएंगे ये पार्टियां? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है और यही कारण है कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जितना मांझी हो, चिराग पासवान हो, इन एनडीए के सभी घटक दलों को आज दिल्ली में बुलाया गया है। और इसके साथ ही देखिए, अमित शाह जी के साथ में शायद आज इन लोगों की बैठक होगी और इसके बाद ये पूरी तरीके से उम्मीद लगाई जाएगी कि आज राजनीति के चढ़के कहे जाने वाले अमित शाह जो है वो हर एक फॉर्मूला जो है वो सेट कर देंगे। और अगर ऐसे में, जो कि अब बयान भी सुन रही थी जो कि बीजेपी के तमाम नेता हैं उन लोगों के, कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, या फिर अगर हमें किसी चीज पे फैसला लेना पड़ा उसके लिए भी तैयार है। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे चिराग पासवान की बात करें, अगर वो यहाँ से अगर बाहर होने की बात करते हैं या फिर ये कहते हैं कि मैं अलग लड़ूंगा या फिर एनडीए के साथ में मिलकर नहीं लड़ूंगा, या फिर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का फैसला लेते, जितना मांझी लेते, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो है पिछड़ों और दलितों की राजनीति करते हैं। और ऑलरेडी देखिए, दलितों को साधने के लिए बसपा जो है वो मैदान में उतर रही है। सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़े, तो जाहिर सी बात है कि दलितों की राजनीति करने वाली जो बहुजन समाज पार्टी है वो भी मैदान में उतर रही है। तो वोट तो इफेक्ट होंगे और कहीं ना कहीं जो वोट जो कटेंगे वो पिछड़ों के वोट कटेंगे, यानी कि दलितों के वोट कटेंगे। और ऐसे में ये भी अब चिराग पासवान को समझना होगा कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। और बीजेपी जो ऑफर उनको दे रही है, अगर उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं फायदे में रहेंगे। हालांकि देखिए, ये तो आज नेतृत्व तय करेगा उसको कितनी सीटों पर मोहर लगानी है, क्योंकि देखिए अगर सीटें घटती है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटें घटेंगी, क्योंकि जेडीयू जो है वो साफ तौर पर 100 से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पहले से, देखिए जेडीयू बीजेपी की बात हो चुकी है। अब अगर जीतन मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की और दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोजपा की अगर सीटें बढ़ाई जाती है तो उसमें बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी के बहुत जगह पर सिटिंग कैंडिडेट हैं और ऐसे में उन सीटों को मांगा जा रहा है जहां पर बीजेपी जीती हुई है। तो ऐसे में नुकसान जो है
वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही थी। बिल्कुल वो आंचल, ये बात तो ये देखना अंडरस्टूड होगा। है कि दो बड़ी पार्टियां जब मैदान में है और गठबंधन का हिस्सा है तो उनके नेतृत्व पे सवाल ना उठे, इसीलिए उनकी सीटें ज्यादा होंगी। लेकिन चिराग पासवान जो पेच फंसाते हुए नजर आ रहे हैं, बीते दिनों हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट की तारीफ भी की है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें ना मिले, और क्योंकि वो प्रशांत किशोर खुले मंच से उनका स्वागत भी कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों में भी आने वाले समय में गठबंधन देखने को मिल सकता है? प्रशांत किशोर के लिए जो बिहार निवासियों की एक राय है, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर अभी नए नए हैं, इनको कम से कम 10 साल लगेंगे उनको मैदान में अपने आप को स्थापित करने के लिए। हालांकि देखिए, वोट कटवा की भूमिका बहुत बेहतर प्रशांत किशोर यहाँ पर रखने वाले हैं, और इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये दोनों ही है। चाहे एनडीए की बात करें या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, अगर वोट कटेंगे तो दोनों के ही वोट कटेंगे। और ऐसे में हो सकता है कि प्रशांत किशोर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देखिए बाद में बार्गेनिंग जरूर कर सकते हैं, चाहे एनडीए की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें। ठीक तो ऐसे में आंचल, आप बने रहिएगा। नीलकमल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलकमल, क्योंकि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान खुले मन से उन्होंने उनका स्वागत किया और उनकी तारीफ भी की है, क्योंकि आप वहां के माहौल को समझ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं और वहां पे राजनेताओं से भी मिल रहे हैं। क्या माहौल लगता है, अगर चिराग पासवान के मन मुताबिक उनको सीटें नहीं मिलती है तो हो सकता है वो प्रशांत किशोर के साथ एक बार को गठबंधन करने को तैयार हो जाए? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की। जन सुराज पहली ऐसी पार्टी है बिहार विधानसभा चुनाव में जो अपने 51 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज लालू के गढ़ से प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, राघोपुर से, जहां से अभी सिटिंग एमएलए है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के गढ़ से, लालू प्रसाद यादव के गढ़ से राघोपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो अपना काफिला बढ़ाया है प्रशांत किशोर ने, वो किस मंशा से बढ़ाया है। यानी वो ऐसे गढ़ से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जो लालू का गढ़ माना जाता है। कुछ भी हो जाए, वहां के वोटर लालू प्रसाद यादव के नाम पर आरजेडी को ही वोट देती है। वहां से चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं प्रशांत किशोर। जहां तक बात रही चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट के फॉर्मूले को जो आइडिया है उसकी तारीफ की थी। तो जाहिर है वो सब कोई तारीफ करते हैं। बिहार फर्स्ट, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, बिहार में जो है बिहार फर्स्ट, ये बिल्कुल सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं। लेकिन इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर अपने मूड में चलने वाले हैं। वो 243 विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान की कोई गुंजाइश बचती नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए से अभी निकल जाए, ये भी कहीं से कोई सिनेरियो दिखता नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि इस बार हालात 2020 वाले नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। और जहां तक बात बिल्कुल, है, मुझे लगता है नीलकमल कि चिराग 22 पासवान को इस बात का कहीं ना कहीं घमंड एक हो गया है कि क्योंकि जब हमने लोकसभा का चुनाव देखा था उस वक्त स्ट्राइक रेट उनकी काफी बेहतर थी, और वो इसी चीज को लेकर चल रहे हैं कि लोकसभा में अगर इतना बेहतर था तो विधानसभा में और बेहतर होगा। आंचल, आपसे एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सहयोगी नीलकमल बता रहे कि आज से प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। क्या महागठबंधन जो दोनों है उनके लिए चैलेंज होगा प्रशांत किशोर का ये चुनाव प्रचार, क्योंकि उनके यहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है और उधर प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है? देखिए, नुकसान तो दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं होगा, पर प्रशांत किशोर की, जैसे कि बिहार के लोगों ने कहा है कि अभी वो नए राजनीति में उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा समय लगेगा बिहार में अपनी पकड़ और अपनी पैठ बनाने के लिए। और ऐसे में प्रशांत किशोर से ज्यादा देखिए यहाँ पर जो सीट शेयरिंग होने वाली है उसके बाद से फायदा और नुकसान जो है वो देखा जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर ने देखिए हाल ही में अभी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद से उन्हीं के कार्यालय के बाहर जो है एक जोरदार हंगामा जो है वो तमाम उन कैंडिडेट्स का नजर आया जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था, जिनको उम्मीद थी कि वो प्रशांत किशोर उनको टिकट दे सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही देखिए अंतर्कलह देखने के लिए मिल रही है। जो उनके समर्थक हैं या जो उनसे टिकट मांग रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से एक बड़ा विरोध देखने के लिए मिला था। तो जब शुरुआत ही ऐसी हो रही तो आप सोचिए कि अंततः नतीजे कैसे होंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए आंचल, कह सकते हैं साफ तौर पर
कि एक और प्रशांत किशोर जो अपनी रणनीति को तैयार करके अब मैदान में उतर चुके हैं, उधर अभी सीट शेयरिंग को लेकर इंतजार है कि क्या इन सीट शेयरिंग का इन दोनों महागठबंधनों का फॉर्मूला होगा। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज उम्मीद जताई जा रही है कि सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हो जाएगा, महागठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन में भी और एनडीए में भी। अब देखने की बात कि किसको कितनी सीटें नसीब होती हैं और बिहार की जनता किसको जीत दिलाती है आने वाले समय में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।